बात करते हैं शरद पवार की महाराष्ट्र की असेंबली में जाकर उनकी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात की। इसको लेकर के शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से बड़ा सख्त बयान आया और उन्होंने कहा कि संजय राउत ने स्टेटमेंट दिया कि शरद पवार जी बड़े सीनियर नेता हैं, उनको ख्याल रखना चाहिए था कि हम इनको गद्दार कहते हैं, तो हमारे गद्दारों के साथ उनको जाकर के मिलने से बचना चाहिए था। इस पर अब एनसीपी का भी जवाब आ गया, एनसीपी शरद पवार का। उनकी तरफ से भी एक सीनियर लीडर ने यह कहा है कि हमने उनका बयान सुना है, लेकिन शरद पवार जी की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। वो एनसीपी का कहना यह है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में जो सीमा विवाद है उसको लेकर के एक मीटिंग बुलाई थी देवेंद्र फडणवीस ने, उसके लिए शरद पवार वहां गए थे। लेकिन चूंकि वो असेंबली में उनका जाना नहीं होता, बताया गया 30 साल के बाद कम से कम असेंबली में देखा गया है शरद पवार को, तो उनका जाना एक न्यूज़ बन गई। और फिर उसमें जाते ही वो एकनाथ शिंदे के कमरे में जाकर के उन्होंने मीटिंग कर ली देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ। उसके बारे में भी उनकी तरफ से ये सफाई दी गई है कि उनको ज़्यादा चलना ना पड़े, तो इसीलिए जो पहला कमरा देखा वहीं पर सब लोग बैठ गए और मीटिंग कर ली, ऐसा बताया जा रहा है। अब क्या सच्चाई है पता नहीं कि शरद पवार जी के मन में क्या चल रहा है। हाँ, वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ये तो हमेशा एक रहस्य ही बना रहता है। और अभी कम से कम जितना दिख रहा है सौरभ, ये तो एकदम से समझ में आ रहा है ना कि संजय राउत, उद्धव ठाकरे या कांग्रेस पार्टी के लोग जो सोचते हैं एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस के बारे में, शरद पवार वो नहीं सोचते। बिल्कुल सही। वो चाहते तो इस मीटिंग में नहीं भी आ सकते थे, किसी को भेज देते, बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन वो जाना और उस बैकग्राउंड में जाना जब ऑलरेडी इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि एनसीपी का एकीकरण हो जाए, सुप्रिया सुले को लेकर, उनके सांसदों को लेकर एनडीए में आ जाएंगे, वो एनडीए में आ जाएं, उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया जाए, इस तरह की चर्चाएं लगातार चल रही होती हैं। और उस बैकग्राउंड में अगर ये मुलाकात इस रूप में होती है और उस मुलाकात के बाद इतनी समस्या उनको होती है, जैसे अगर संजय राउत को भी तो ये पता होगा ना कि किस आधार पर मिलने गए हैं, फिर भी रिएक्शन इतना तीखा है क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि इसके पीछे की कहानी कुछ और भी है। अगर आपके बीच इतना कॉर्डियल रिलेशन है, मतलब एक बात तो साफ है ना कि अगर आपको कुछ बात करनी है अलग राजनीतिक प्रस्ताव पर, तो आपको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। अब सीधे सीधे वो कम्युनिकेशन का चैनल एकदम से ओपन है, या तो उसमें बहुत सारी बातचीत हो गई होगी, या बातचीत चल रही होगी, या आगे बातचीत हो सकती है, ये तीनों ही संभावनाएं खुल जाती हैं। उन संभावनाओं को भांपते हुए ये रिएक्शन आप इतना तीखा देख रहे हैं संजय राउत का। शरद पवार भी चाहते तो उनकी भावनाओं का ख्याल रख सकते थे बहुत आसानी से, वो चाहते तो ऐसी मीटिंग कर लेते और किसी को शायद पता भी ना चलता। बिल्कुल, और उन्होंने तो सीधे सीधे ये दिखा दिया है कि आप लोग जो सोचते हो मैं वैसा नहीं सोचता। प्रधानमंत्री के साथ पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि दिल्ली भी जब आते हैं तो कैसे उनके रिश्ते रहे हैं। राजनीतिक चीज़ें अपनी जगह पे है, लेकिन अब शरद पवार उम्र के जिस दहलीज पर हैं वहाँ पर ज़रूर उनको स्वाभाविक तौर पे सोचिए सौरभ कि ज़्यादा चिंता सता रही होगी सुप्रिया सुले की राजनीति को लेकर। तो आप क्या यहाँ सुन क्या रहे हैं दिल्ली में, एक्चुअली कुछ पकड़ा है क्या दोनों के बीच में, मतलब बीजेपी और उनके बीच में? ऐसी कुछ बातचीत तो है, इसमें बहुत सारे सोर्सेज से हमें ये जानकारी मिल रही थी कि वो बातचीत है, और उस बातचीत में अगर ये फलीभूत होता है तो उसमें कोई ऐतराज़ वाली चीज़ नहीं थी या कोई रिएक्शन वाली चीज़ नहीं थी एनडीए की तरफ से। अच्छा, अगर शरद पवार उस कदम को उठाते हैं, अगर वो तैयार हैं तो बीजेपी को कोई प्रॉब्लम तो उसमें कोई ऐसी ऐतराज वाली चीज़ नहीं है। और एनसीपी का एकीकरण हो जाए, उस एकीकरण के मार्फत ये बहुत देखिए आगे कितनी डेवलप होती है खबर। एक खबर आज की है कि तृणमूल कांग्रेस से जिन 3 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया था, उन्होंने आज फॉर्मली बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ये हैं सुखेंदु शेखर रे, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक। उस वक्त भी माना जा रहा था कि इस्तीफा इसलिए ही दे रहे हैं कि बीजेपी के टिकट पर आसानी से जीतेंगे, लड़ेंगे और जीत भी जाएंगे, क्योंकि असेंबली में वहाँ बहुत जगह है, बहुत स्पेस है बीजेपी के पास। तो तीनों लोगों ने आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया। हाँ सौरभ, तीनों ने वहाँ पे बीजेपी ज्वाइन किया है और इन तीनों को ही सामयिक भट्टाचार्य प्रदेश अध्यक्ष हैं, तीनों को टिकट मिलेगा, तीनों को राज्यसभा भेजा जाएगा। और पहले ही वो बातचीत हो ही चुकी थी। इसके अलावा यूसुफ पठान शुभेंदु अधिकारी से मिले हैं। अच्छा। तो ऑलरेडी वो लाइन तो चली रही थी, और पिछले दिनों ही हमने चेक किया कि जो उनका अलग दल बनाने को लेकर सांसदों का जो कुछ भी था सब स्मूथ है। तो उसमें ये बताया गया कि हाँ, जो कुछ भी उसमें होना था वो हो चुका है। अब उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी है कि तकनीकी आधार पे या किसी चीज़ पे कोई समस्या हो। भले ही टीएमसी का एक डेलीगेशन वहाँ पे जाके अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में जो कुछ भी बोला है, जो सोर्सेस से हमें जानकारी मिली, उसमें कहीं कोई मामला बनता नहीं है। ऑलरेडी ये ऑपरेशन हो चुका है उधर वाला, और ये तो बीजेपी में आई चुके हैं। अब ये सवाल है, 2 बातें चल रही हैं कि वो जो पार्टी क्लेम करने को लेकर बागी गुट का और ममता गुट का रिप्रेजेंटेशन यहाँ आ चुका है इलेक्शन कमीशन के पास, उसमें कब फैसला होगा, और इनके पक्ष में ही होगा क्योंकि ज़्यादा नंबर इनके पास दिखाई देते हैं, क्या इसको डन माना जाए, एक बात है। और दूसरा, उनको बैंक अकाउंट का मामला चल रहा है, इसमें अब ईडी ने भी रेड किया
उनके बैंक खाते फ्रीज किए। उसमें हाईकोर्ट में हालांकि आज कुछ रिलीफ शायद टीएमसी को मिल गया है कि कुछ वो अपने डेली खर्चों के लिए कुछ पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो अब पैसे की और पार्टी की सिंबल की लड़ाई है। हाँ, और ये दो लड़ाई एक तरह से आप कह सकते हैं सौरभ की सीधे सीधे कि आखिरी लड़ाई टीएमसी के लिहाज से कहें, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के लिहाज से, कि अगर इस लड़ाई में हारी तो फिर सब कुछ खत्म। तो उस मोड़ पे वो राजनीति आ चुकी है और अभी जो नज़र आ रहा है वो बगावत को किसी तरह से ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी ने या उन सारी चीज़ों को कोई पैसिफाई करने की कोशिश की हो, कोई प्रयास किया हो या उसका कुछ रिजल्ट आता हो, वैसा तो नज़र नहीं आ रहा है। वो एकदम से उसी दिशा में जो बिखराव नज़र आ रहा था वो पार्टी जाएगी ही उनके हाथ से, ये माने एकदम दिख रहा है वो सारी चीज़ें। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि कंट्रोल ही नहीं है उनका। एक जो ग्लू होना चाहिए था ना जोड़े रखने के लिए, वो ग्लू पॉलिटिकल पार्टी में टीएमसी में अभी तो उन्होंने जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया उन्होंने ही छोड़ दी पार्टी, अभी जिनको बनाया। यही समस्या आप सोचिए कि नाराजगी इतनी ज्यादा है काम करने को लेकर, और ये नाराजगी सौरभ अभी जैसे बहुत लोगों को समझ में आ रहा होगा चुनाव नतीजों के बाद, नाराजगी हमें पार्लियामेंट में सेशन के दरमियान जब टीएमसी के लोगों से आप बातचीत कीजिए तो चुनाव से काफ़ी पहले से वो समझ में आ रहा था। फर्क सिर्फ ये आया कि क्योंकि तब उन्हें नहीं पता था कि बंगाल में नतीजे ऐसे आएंगे, तो इस लिहाज से वो एक डर, एक भय, वो सारी चीज़ें खुलकर रिकॉर्ड पे सामने नहीं आ रही थी।